अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको फेडरल डायरेक्टिव एजुकेशन के प्लेटफॉर्म कनेक्टिव क्लासरूम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक नए यूनिट के साथ स्टार्ट लेंगे जो है यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपके सामने मौजूद है। इसमें हम सबसे पहले जो आज के लर्निंग आउटकम्स हैं उनको देखेंगे कि आज हम किन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पे बात करेंगे, वो आपके सामने ओपन है। आज जो हम बात करेंगे लर्निंग आउटकम नंबर 4, जो सबसे पहला है इंटरप्रेट जनरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स इन द सेम होमोलोगस सीरीज़ इंक्लूडिंग अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हम जो डेफिनीशंस पढ़ेंगे, कुछ स्टार्ट और इंट्रोडक्शन से लेंगे, उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको डिफ़ाइन करना भी सीखेंगे, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, इनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। कुछ प्रीवियस जो हिस्टोरिक ट्रेडिशनल डेफिनीशंस थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो कैसे थी, और जो मॉडर्न डेफिनीशन है वो हम कैसे करते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या हम हाइड्रोकार्बन के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये भी हम बात करेंगे। और उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो होमोलोगस सीरीज़ है, और होमोलोगस सीरीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ कंपाउंड्स के हम जर्नल फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलोगस सीरीज़, उनके जर्नल फार्मूला कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे बनते हैं, और उन जनरल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उन कंपाउंड्स के मालिक्यूलर फार्मूलाज को कैसे लिख सकते हैं। ये होगा आपका लास्ट पे सेल्फ असेसमेंट। तो चलते हैं ज़रा लेक्चर के ऊपर और शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका जो इंट्रोडक्शन हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद 13.1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनीशन, होमोलोगस सीरीज़, जनरल करैक्टरिस्टिक्स और जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। उसके बाद जनरल फार्मूला ऑफ सम होमोलोगस सीरीज़, जो टेबल बना हुआ है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं ज़रा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये डेफिनीशन जो है इसके इंट्रोडक्शन में मौजूद है, वो आप साथ साथ देखते हैं, और अगर नोट करते हैं तो भी ठीक है, और उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो भी ठीक होगा। ये क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with carbon containing compounds, and their derivatives. ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन शामिल होगा, उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो एग्जांपल में क्या चीज़ शामिल है। अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्या चीज़ शामिल होगी, अगर हम बात करें, सबसे सिंपल सी बात है, जो क्या है यहाँ पे मीथेन। मीथेन का जो जनरल फार्मूला होता है, मालिक्यूलर फार्मूला, वो क्या है? CH4। ये तो इसकी डेफिनीशन हो गई, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे कुछ हमें एक्सेप्शंस दी गई हैं। एक्सेप्शंस क्या होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ एक्सेप्शंस। Exception mean not included in. Some compounds are not included as organic compound. Some compounds that have low carbon in their structures are
not considered as organic. They are considered as। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले इसको देख लेंगे एक्सेप्शन होता क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन तो शामिल है लेकिन उसकी परसेंटेज इतनी लो है कि हम उनको ऑर्गेनिक के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे कि उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे लेके जाएंगे और उन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाएगा। तो दे आर कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज, अब इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज देयर properties resemble with inorganic compounds। अच्छा, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा है कि जिसके अंदर कार्बन शामिल होगा उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, लेकिन बाज़ कंपाउंड हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जिनके अंदर कार्बन तो शामिल होता है लेकिन उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते। अगर नहीं करते तो उनको हम किसके अंदर लेके जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी होगा। इसके एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, एग्जांपल में अगर देखना चाहें, एग्जांपल्स के अंदर अगर हम देखें कार्बोनेट्स, आपने देखा था कि कार्बोनेट्स जो होता है इसके अंदर कार्बन शामिल होता है लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद बाइकार्बोनेट्स, उसके बाद कार्बाइड, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी एज आ इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं। ETC, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हालांकि इनके अंदर क्या है, सब के अंदर कार्बन कंटेंट मौजूद है, कार्बन इज़ प्रेजेंट, लेकिन ये क्या होगा, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये किस केमिस्ट्री के अंदर डील होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील होंगे। अब ज़रा हम चलते हैं नेक्स्ट। कुछ ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ हमारे डेली लाइफ में मौजूद होती है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम चला रहे थे। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर इंसान की बात की जाए तो फूड जो होता है, जैसे ग्लूकोज है, सक्रोज है, फ्रैक्टोज है, ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर रिएक्शंस में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखा जाए इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ये मौजूद होते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितना हम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडस्ट्रीज़ में बात की जाए, आपकी बुक के ऊपर एग्जांपल्स मौजूद हैं, परफ्यूम्स बन रही हैं, उसके बाद स्वीटनर्स हैं, उसके बाद ड्रग्स हैं, इवन कॉस्मेटिक्स हैं, डाइज हैं। ठीक है, ETC और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन मैं कुछ यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फॉसल फ्यूल्स हैं जो हम घरों में, इंडस्ट्रीज़ में भी एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ होते हैं, फॉसल फ्यूल्स, दीज आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर।
तो इसको पढ़ने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भरी पड़ी है। ठीक है, अब ज़रा हम बुक की तरफ भी देखते हैं और साथ आगे नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके ऊपर भी मूव करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन बताया जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स सच एज प्लास्टिक, रबर, सिंथेटिक फाइबर, पेंट्स, ग्लूज, वार्चेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, ड्रग डाइज, सोप एंड डिटर्जेंट्स। उसके बाद एनर्जी वी मोस्टली डिपेंड ऑन इज बेस्ड ऑन मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। दीज आर फॉसल फ्यूल्स। इनको मैंने 3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब नेक्स्ट जो है दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 डेफिनेशन में यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ पे बुक पे आपके लिखी होंगी कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है, और मॉडर्न से बुक के ऊपर आपकी मॉडर्न डेफिनेशन लिखी गई है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेंट शामिल होता है उसको हम ऑर्गेनिक इन नेचर कहते हैं। लेकिन पुराने वक्तों में जो लोग थे, ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी, जो इसको हम अगर हम इसकी हिस्टोरिक डेफिनेशन लिखें तो वो क्या है? ठीक है, वो क्या होगी? कंपाउंड्स दैट आर obtained from natural sources अब ये नेचुरल सोर्सेज क्या हैं? यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, दीज आर प्लांट सोर्स, और दूसरा क्या हो सकता है? एनिमल सोर्स। पुराने वक्तों में लोगों का ख्याल था कि ऐसे कंपाउंड जो कि हम कुदरती ज़राए से हासिल करते हैं, वो कुदरती ज़राए क्या थे, वो क्या हो सकते हैं? प्लांट सोर्स, आप पौधों से कोई कंपाउंड हासिल कर रहे हैं, और कोई ऐसा कंपाउंड जो हम कहाँ से हासिल करते हैं? एनिमल सोर्स से। एक मैं मिसाल दूँ कि ऑयल, अगर हम बात करें, ऑयल प्लांट से भी हम हासिल कर सकते हैं, एनिमल सोर्स से भी हासिल कर सकते हैं। तो उन लोगों का नज़रिया था कि जो चीज़ हम इन ज़राए से हासिल करते हैं तो वो क्या होगा? ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। लेकिन अब अगर हम दूसरी डेफिनेशन के ऊपर जाएं, दूसरी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी कि कंपाउंड्स that contain carbon and hydrogen in their structure are known as organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इसको यहाँ पे मैं रिलेट कर देता हूँ, जैसे हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनको हम दूसरा नाम भी क्या दे सकते हैं? दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। और इसके साथ हम क्या लिखते हैं? HCl, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। अब बाज़ जगहों पे आपको डेफिनेशन ये भी आपकी बुक में जैसे लिखी हुई है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या शामिल होता है? कार्बन शामिल होता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे मैंने रिलेट किया है कि इसके साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और उसके साथ साथ इसको हम एक और नाम भी यहीं पे दे रहे हैं, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, HCS, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट शामिल हैं, एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके साथ जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो वो हम देखते हैं ज़रा। एसेंशियल एलिमेंट्स,
अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन कंटेंट की है, उसके बाद हाइड्रोजन जो 7 एलिमेंट मौजूद होते हैं उसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, उसके बाद फास्फोरस हो सकता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, फास्फोरस, और क्या हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ शामिल होंगे। तो मेजर जो कंपोनेंट होगा वो कार्बन होगा, उसके बाद हाइड्रोजन, और उसके बाद नेसेसरी एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे ये मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, list some essential elements present in organic compound। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है, इसको भी आप इस स्लाइड के साथ नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफ़ाइन करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ज़रा बुक की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने खुला हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिसमें क्या होगा, कार्बन कंटेंट शामिल होगा और इसमें कुछ 7 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड फास्फोरस। इसके साथ हैलोजेंस के ऊपर मैंने बात नहीं की, इसके ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे होमोलॉगस सीरीज़ की तरफ। बाकी जो चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी गई हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, क्योंकि हम एक ज़रा सी छोटी सी एक बात मैं करूँगा कि जो हम जैसे बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन क्या होती हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं, चाहे वो सिंथेटिक ज़राए से आप ऑब्टेन करें या नेचुरल सोर्सेज से आप ऑब्टेन करें। और उसके बाद जो घरों में हम फॉसल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक। तो हमारी ज़िंदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड से घिरी हुई है। तो ज़रा यहाँ पे जो मैं बात करूँगा होमोलॉगस सीरीज़ के ऊपर बात की जाएगी, या सॉरी हैलोजेंस के बाद होमोलॉगस सीरीज़ की तरफ मूव करते हैं और उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आई थी जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, उसके साथ एक चीज़ मज़ीद ऐड करेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स। अच्छा, एसेंशियल एलिमेंट्स में एक बात करनी है, हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? हेलो जो वर्ड है इसका मतलब है साल्ट फार्मर, हेलो, ठीक है। ये अगर पीरियाडिक टेबल की बात की जाए तो पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 7A इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? दीज आर हैलोजेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ। ये जितने एलिमेंट्स होते हैं इसको एक्स लिखा जाता है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं वो भी आप साथ साथ देखें। फ्लोरीन जिसका सिंबल क्या होगा? F। उसके बाद क्लोरीन जिसका सिंबल Cl, ब्रोमीन Br, और उसके बाद आयोडीन जिसका सिंबल क्या होगा? I, और उसके बाद एस्टाटीन को हम यहाँ पे शामिल नहीं करते हैं जो कि रेडियो एक्टिव है, इसी ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। यहाँ पे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये जो प्रेजेंट होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, Cl2, Br2 और लास्ट पे I2। तो ये हैलोजन बी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे लिखें CH4 मीथेन और इसका डेरिवेटिव लिखें CH3Cl,
तो मीथेन था, मीथेन से जब मिथाइल क्लोराइड बनेगा तो ये एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें हमने Cl कहाँ से लिया, Cl क्या है, हैलोजन है। तो ये क्लोरीन भी पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आप अभी चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर जो नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज़, इसके ऊपर बात करते हैं। और साथ में इसकी दो एग्जांपल मैं कोड करूंगा जो कि अल्केन की और अल्कोहल्स की होंगी। फिर इसके ऊपर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनीशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखा जा रहा हूँ होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो इसकी जो डेफिनीशन है वो क्या कहती है कि सीरीज़ ऑफ, हम अगर लिखें सीरीज़ ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स which are differ by कितनी चीज़ों से ये डिफ़र हो सकती है, CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप से डिफ़र हो सकती है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है मिथाइलिन ग्रुप का, कार्बन का जो होगा वो 12 होगा और हाइड्रोजन 2 हैं तो 12 + 2 14 AMU। डिफ़र बाय एक तो क्या हो सकता है, CH ग्रुप 2 का डिफरेंस होना चाहिए उन दो सीरीज़ के अंदर, रिलेटेड कंपाउंड की जो सीरीज़ हैं, और दूसरा उनके जो मॉलिक्यूलर मास हैं उनमें 14 AMU का डिफरेंस होना चाहिए। सच सीरीज़ इज़ नॉन एज, इस सीरीज़ को हम क्या नाम देंगे, दिस सीरीज़ इज़ नॉन एज होमोलोगस सीरीज़। तो अभी आपने सीखा कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, कि ऐसी सीरीज़ जिसमें दो चीज़ों का डिफरेंस, आपकी किताब के अंदर जो लिखा होगा वो CH2 ग्रुप का होगा। अगर आप CH2 का मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 होगा, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो जब दो हाइड्रोजन को आप मिक्स करेंगे तो CH2 इज़ इक्वल्स टू 12 + 2 इज़ इक्वल्स टू 14 ग्राम, 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट का दो सीरीज़ के अंदर डिफरेंस होगा। अब ज़रा आपकी बुक के ऊपर ये पैराग्राफ पढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है वो इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, डिफाइन होमोलोगस सीरीज़। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स के ऊपर जाएंगे, साथ में ये क्या कह सकता है, गिव एग्जांपल। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी एग्जांपल भी नोट करेंगे। तो ये इसका इस स्लाइड का क्वेश्चन हो सकता है कि आप डिफ़ाइन भी करें और साथ में एग्जांपल भी दें। ज़रा आ जाएं बुक के ऊपर कि देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दिस सिमिलैरिटी in behavior has made the study of million organic compound easier. They can be classified into few families. अब यहाँ से ये define कर रहा है कि a series of related compound in which any two adjacent molecule differ by CH2 group is called homologous series. For example, consider alkane। इसकी एग्जांपल लिखी गई हैं जो अभी हम बोर्ड के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। और उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल लिखी गई है वो अल्कोहल की लिखी गई है। इन दो एग्जांपल के साथ होमोलोगस सीरीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। बाकी जो है ऊपर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, वो आप इसकी करैक्टरिस्टिक में भी देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ को हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बेसिकली एक सीरीज़ को, एक फैमिली को याद रखने के लिए हम होमोलोगस सीरीज़ को पढ़ते हैं ताकि उसको याद रखना आसान हो। अब ज़रा मैं यहाँ पे एग्जांपल दो बोर्ड के ऊपर लिखूँगा तो आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो अभी हम जाते हैं इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ आप अपनी किताब को सामने रखें।
ठीक है। जैसे सबसे पहली एग्जांपल यहाँ पे बात की गई है अल्केन की। अल्केन में जो पहला लिखा गया है CH4, CH4 में अगर मैं बात करूँ CH3 और उसके बाद यहाँ पे बात की जाए CH2, फिर बात की जाए यहाँ पे मैं एक दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, और नेक्स्ट में अगर हम बात करें CH3 CH2 फिर CH3। एक और हम सीरीज़ बनाते हैं इसी की कंपाउंड फैमिली की। उसके बाद नेक्स्ट हम लिख देते हैं CH2 फिर CH2 और CH3, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिखते हैं, मीथेन, और उसके बाद अगर इसको देखा जाए तो ये क्या होगा, इथेन, और इसके बाद इसको लिखें तो दिस इज़ प्रोपेन, और लास्ट पे अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब ये चार मालिक्यूल लिखे गए हैं इस फैमिली के, तो उसमें हम अगर देखें तो इसमें जो कार्बन है वो एक है, इसमें हमने कार्बन 2 लिखे हैं। इनके अंदर अगर मालिक्यूलर वेट का डिफरेंस देखा जाए तो 12 का डिफरेंस आना चाहिए। जैसे इसका अगर हम वेट निकालते हैं 12 + 4 तो ये क्या आ जाएगा, 16। तो दूसरे जैसे मीथेन का हमने निकाला CH4 का, और इसमें अगर जो हमने बताया था 14 का अगर डिफरेंस आता है तो अल्टीमेटली सी बात है कि वहाँ पे CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। अगर इसका हम वेट निकालते हैं C2H6 का, सेकंड वाले का, तो कार्बन 2 हैं। कार्बन 2 का मतलब क्या होगा, 12 × 2 + 6, तो ये कितना आ जाएगा, 30। अगर इन दो में डिफरेंस देखा जाए 16 - 30, तो 30 - 16 कितना आ जाता है, 14। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दो सीरीज़ के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किस चीज़ का है, 14 का। तो 14 जो वेट आता है वो किसका है, CH2 का। तो ये एक होमोलोगस सीरीज़ की एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल के ऊपर जाते हैं जो अल्कोहल की है। सेकंड एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज़ वो क्या है, अल्कोहल की है। अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है ROH, मतलब जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। अगर इसकी सीरीज़ को हम देखें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो CH3OH सबसे सिंपल, जिसको हम क्या कहते हैं, मेथानॉल। उसके बाद अगर हम सेकंड पे जाएं CH3, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, इसके साथ लिख रहे हैं CH2OH, दिस इज़ एथानॉल। 2 कार्बन की वजह से ये एथानॉल आ गया। उसके बाद थर्ड पे अगर जाएं तो CH3, उसके बाद CH2OH, यहाँ पे फिर जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का आएगा, ठीक है। और इसका क्या नाम बनेगा, दिस इज़ प्रोपानॉल। तो ये भी एक एग्जांपल है किस चीज़ की, सेकंड एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज़। इसमें भी जो डिफरेंस है वो CH2 ग्रुप का आ रहा है। तो ऐसी सीरीज़ जिसमें 2 मालिक्यूल किस चीज़ से डिफ़र होते हैं, CH2 ग्रुप से, तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं बुक से और फिर आगे जनरल फार्मूलाज की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला है, ये मैं इस साथ बता भी चुका हूँ कि इन सब सीरीज़ का जनरल फार्मूला सेम होता है। उसके बाद इनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम पाया जाता है। इनमें जो डिफरेंस होता है वो CH2 ग्रुप का होता है, और इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ सकता है, ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैं बता भी चुका हूँ, यहाँ आपके सामने लिख भी देता हूँ, जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं। Properties of homologous series।
ठीक है। सबसे पहला जो है यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे कि सारे अल्केन है तो सारों में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, अल्कोहल है तो सारों में OH ग्रुप पाया जाएगा। उसके बाद सेम जनरल फार्मूला, सबका एक जनरल फार्मूला होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, डिफर बाय CH2 ग्रुप आर 14 AMU। और उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें से भी क्वेश्चन हो सकता है कि राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलॉगस सीरीज़। लास्ट पे हम इसके जो जनरल फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके बुक के ऊपर कुछ जनरल फार्मूलाज लिखे हुए हैं, बस ये डिस्कस करना है और लेक्चर को वाइंड अप करना है। अल्केन, अल्कीन्स, अल्कोहल्स और कार्बोजाइलिक एसिड्स, ज़रा इनको देखें और इनके ऊपर बात करते हैं। ऑल्सो के यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जनरल फार्मूलाज, अच्छा सबसे पहले है अल्केन। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2, और ये n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है n = नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम अल्कीन की बात करते हैं, अल्कीन है CnH2n, और उसके बाद अल्काइन है अल्काइन CnH2n-2। उसके बाद जो है अल्कोहल, अल्कोहल्स को आपने देखना है, यहाँ पे कलर में चेंज करो, अल्कोहल को हम इसके साथ रिलेट करेंगे अल्केन के साथ। वो कैसे होगा कि CnH2n, जो इसका एक H होगा, ये 2 किस में चला जाएगा, आपने देखना है कि +1, और साथ में मैंने पहले बताया था कि जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो यहाँ पे 2 H थे वो एक H किस से रिप्लेस हो जाता है, OH के साथ। इसी तरह से अगर हम कार्बोजाइलिक एसिड की बात करें, कार्बोजाइलिक एसिड, उसका भी क्या फार्मूला होगा, CnH2n+1 और COOH। जो एक H था वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, कार्बोजाइलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। ये कुछ जनरल फार्मूले हैं, इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट, इंटरप्रेट करते हैं, एक एक करके एक एक दो मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है अल्केन। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अगर मैं बात करता हूँ n = 1 रखते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि n आप क्या रखेंगे, 1, H2(1+2). तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, CH4। जो CH4 है वो किस चीज़ का फार्मूला है, मीथेन का। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा कहता है जी n मैंने 2 पुट करना है, तो n किस चीज़ का फार्मूला जनरेट करेगा, C। अगर हम n2 रखते हैं तो 2, इसी तरह से यहाँ पे n रिप्लेस हो जाएगा 2 के साथ प्लस
2, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा C2, 2 2s are 4 plus 2 6, C2H6, C2H6 इसका फार्मूला होता है इथेन का। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि राइट डाउन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, फॉर एग्जांपल अभी जस्ट एग्जांपल है तो मीथेन या किसका हो सकता है इथेन का। इसके अलावा भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, ये जस्ट मैंने 2 एग्जांपल बताए। आपको कम से कम डिकेन तक जर्नल फार्मूले निकालने आने चाहिए फ्रॉम दिस जर्नल फार्मूला। अच्छा, उसके बाद एक अल्कीन का और एक हम नेक्स्ट जाते हैं अल्काइंस के ऊपर। यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ अल्कीन और यहाँ पे अल्काइंस। इसका जो जनरल फार्मूला हमने बताया था CnH2n और इसका जो जनरल फार्मूला बताया था CnH2n-2। अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल n = 1 रखते हैं तो C1H2 × 1, तो ये क्या हो जाएगा CH 2n, तो इसका जो 2 आएगा n, यहाँ पे आपने नोट करना है कि n1 के लिए हम अल्कीन को डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड। यहाँ पे जैसे अल्केन का केस था तो CH4 आता था, तो यहाँ पे हम मिथिलीन का उस तरह से मालिक्यूल ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट n = 2 की तरफ। n = 2 तो C2H2 × 2, तो C2 और H क्या हो जाएगा 4। ये किस चीज़ का फार्मूला आ जाएगा इथीन का। अगर आप इसको इथेन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हैं, जबकि इथेन का जो केस था उसमें हाइड्रोजन कितने थे 6। अब अगर इस केस में अगर हम देखें n = 2, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 2, 2 × 2 - 2, तो ये क्या हो जाएगा C2H4 - 2। अगर इन दोनों के हम स्ट्रक्चर भी ड्रा करें तो कार्बन यहाँ पे मौजूद है, 2 कार्बन है, और YnE की वजह से इनमें कौन सा बॉन्ड आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन इन कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। जबकि अगर हम इथीन के केस में देखें C डबल बॉन्ड C और हाइड्रोजन 4 है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि अल्कीन जो है ये EnE किसको रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड को, और YnE किसको रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड को। अब हम लास्ट पे जाते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। लास्ट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका जो जर्नल फार्मूला था हमने लिखा था CnH2n+1 और साथ में OH, इसका हमने फार्मूला लिखा था CnH2n+1 COOH। अगर हम ड्रा करना चाहते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरेट करना चाहते हैं n = 1 के लिए दोनों का, कि एक कार्बन पे कौन सा अल्कोहल बन सकता है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो सकता है, n = 1 जब पुट करेंगे तो C1H21+1 और OH। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो C इसी तरह आ जाएगा और H क्या हो जाएगा 2 + 1 3 और OH। अब इस तरह का जो आप फार्मूला जनरेट करेंगे तो उसका नाम भी आपको ज़हन नशीन होना चाहिए कि ये किस चीज़ का फार्मूला है, मेथानोल। अब आप गौर करें तो OL, जिसमें OL आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं अल्कोहल। इसका जर्नल नेम भी आप याद रखें, एंड पे OL है, तो इसके जो आयोपेक नोमेनक्लेचर है उस पर भी OL मौजूद है। अब कार्बोक्सिलिक की तरफ आते हैं
इसमें अगर n हम 1 पुट करते हैं तो 1C2 इंटू 1 प्लस 1 और COOH, ये तो इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये साथ रहेगा। जब ये सॉल्व होगा तो CH3COOH, ये किसका फार्मूला बनेगा? एसिटिक एसिड, या इसको हम क्या कह सकते हैं? विनेगर, जो आप सिरका घरों में यूज़ करते हो। इसका दूसरा नाम भी बन सकता है एथानोइक एसिड। 2 कार्बन की वजह से इसको क्या कह सकते हैं? एथानोइक एसिड। ठीक है, तो ये था इसके एग्जांपल जो हमने जनरल फार्मूलाज डिस्कस किए। आपे की बुक के ऊपर भी ये सॉल्व हुए हुए हैं, जिसको आपने यहाँ से कंपेयर करना है और देखना है। जैसे ये देखें, उसने N1 यूज़ किया है तो फार्मूला बन रहा है CH4C2H6C3H8। इसी तरह से इथीन के केस में 1 नहीं है, जो मैंने बनाया था जिसको हमने अनडिफाइन कर दिया था, वो हम बनाते नहीं हैं, 2 से हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से लास्ट पे मेथनॉल का इसने बनाया CH3OH। इसके साथ मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बना के दिखाया है। और लास्ट पे कंसेप्ट असेसमेंट आपने खुद करनी है, ये इसी पे बेस करेगी। सबसे पहले ऐसा अल्केन आपने बनाना है जिसमें 4 कार्बन शामिल हों और 6 कार्बन एटम शामिल हों। सबसे पहले आप 1 बनाएंगे, जिसमें अल्केन के केस में n = 1 आप पुट करेंगे, और 6 कार्बन के केस में n आपने 6 पुट करना है। अल्कीन, अब जो आपको फैमिली बताएगा उसका जनरल फार्मूला आपने लेना है। फर्स्ट केस में अल्केन का लेना है, सेकंड में अल्कीन का लेना है, N3 पुट करना है और N4 पुट करना है। उसके बाद अल्काइन के केस में N3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे। उसके बाद अल्कोहल का जनरल फार्मूला लेके N2 पुट करेंगे, उसके बाद N3 पुट करेंगे। टोटल आपके पास जो फार्मूलाज बनेंगे ईच केस में, वो आपने 2-2 हर केस में बनाने हैं, और 8 आपके पास फार्मूले बनेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आज हमने बात की, सबसे पहले स्टार्ट हमने लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसकी जो हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, हिस्ट्री और मॉडर्न, दोनों का हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो मेन टॉपिक था वो होमोलोगस सीरीज़, जो हमने आज का SLO करना था। उसके बाद जो जनरल फार्मूले थे वो भी हमने साथ देखे और उनकी एग्जांपल्स भी करने की कोशिश की। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने डेली बेसिस पे याद करना है और इसको सीखना है। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कल यहाँ से आगे हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।